हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले ही वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। नंबर सिस्टम के अंदर जो भी सेगमेंट हैं, जो भी पॉइंट हैं, जो टॉपिक हैं, उनको हम लोग नंबर वाइज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, उनके बारे में वहाँ पर सारी चीज़ें जानी थी। जिस भी छात्र ने या मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अगर आपको वहाँ सीखना है या पढ़ना है तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या हम पढ़ेंगे और यूपी टेट में क्या क्या आता है, उसके बारे में मैंने वहाँ पर 8 से 10 पॉइंट लिखकर दिखाए हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जिन पे हम चर्चा करेंगे नंबर वाइज। पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वहाँ संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। दूसरा टॉपिक था यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। दूसरा टॉपिक था इकाई का अंक। आज इस पर चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम में कोई भी एग्ज़ाम डे 1 या किसी भी तरीके का टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में नंबर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यूपी टेट में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मिनिमम से मिनिमम किसी सेट में 4, मैक्सिमम एक सेट 1-2 ऐसे भी हैं जिनमें 8 हैं। कई बार ये भी दिक्कत होती है ना कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि नहीं है, तब भी काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने किया है तो मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि मैं सिखा पाऊंगा। आज यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट से भी एक क्वेश्चन आता है। यूनिट डिजिट से सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसी से सारी चीज़ें डिस्कस हो पाएंगी। सबसे अभी प्रश्न पर नहीं आएंगे, सबसे पहले सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी भी मैथ्स में नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, जिनका बहुत दिनों से सब्जेक्ट मैथ्स नहीं रहा है, उनको भी सिखाने का काम करेंगे। मान लो जिनको आता है वो थोड़ा स्किप करके पढ़ सकते हैं। सभी लोगों के लिए काम की वीडियो होगी, लेकिन जिनको आता है, थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तो वो थोड़ा आगे बढ़कर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई के अंक के बारे में सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। ये कह रहा है कि अगर आप इकाई के अंक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक मोटी सी बात आपको बता दें कि जो नंबर होगा उसमें जो राइट साइड में जो लास्ट अंक होगा, लास्ट डिजिट होगा, जो है वही यूनिट डिजिट होगा। वो क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। मतलब कोई नंबर अगर आपको दिया जाए और पूछा जाए इस नंबर में, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक उस संख्या में आपको जानने के लिए संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक तक जाना होगा और अंतिम अंक को इकाई का अंक बता देना है। जैसे इस बिंदु को क्लियर करने के लिए 2-4 संख्याएं ले लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं। मान लो ये एक संख्या लिखी है और मैं आपसे पूछूं, ये एक नंबर लिखा है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा। इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा? तो जैसा कि ऊपर ये बात लिखी है कि संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक जो होगा वो इकाई का अंक होगा। तो संख्या है, ये दाईं ओर है और अंतिम अंक यहाँ पर 1 है। अगर इस नंबर में हमसे पूछा जाए कि इकाई का अंक कौन है, तो इकाई का अंक 1 है। कौन है भाई? इकाई का अंक कौन है? धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
उसके बाद एक चीज और जान लेते हैं, अगर एक नंबर और कोई लिख दें, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तो दाईं ओर अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक होगा। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं हम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिन लोगों को आता है वो थोड़ा आगे बढ़ के भी देख सकते हैं। इकाई का अंक हम लोग सीख रहे हैं। इकाई के अंक में हम लोगों ने एक बात जानी क्या, संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। फिर दो संख्याएं ली और आपसे कहा कि भैया इसमें इकाई का अंक बताइए कौन है, तो आप अंत में गए और अंतिम अंक को इकाई का अंक बता दिया, जो सत्य है। उसके बाद में मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, अगर आपसे इकाई का अंक पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो संख्या में दाईं ओर जो अंतिम अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। क्या प्रश्न ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी समझने की बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये चीज जरूरी क्यों है भाई साहब। फिर धीरे से एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। क्या? जैसे थोड़ी देर के लिए लिख दें यहाँ पर 12 गुणा 13 और आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अभी तक जितनी बात सीखी है, अगर उसके आधार पर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका यही कहना होगा कि सर सबसे पहले हमें एक नंबर दीजिए, उसमें हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो दाईं ओर अंतिम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। तो क्यों ना 12 गुणा 13 को एक नंबर बना लिया जाए। गुणनफल है, गुणा कर लिया जाए और एक नंबर बनाने के बाद में जो एक नंबर प्राप्त होगा उसमें अंतिम अंक, दाईं ओर अंतिम अंक बता देंगे, वही क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो सीधा सीधा जैसा लिखा है यहाँ पर कि 12 गुणा 13, और गुणा भी वैसे ही करेंगे जैसे बचपन में कक्षा 3, 2, 1 में करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ वैसे गुणा करने से भी कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको आराम से समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर एक कांटा लगाएंगे, दोहरिया गुणा है। 1 से गुणा करेंगे 2 की तो 2 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर जोड़ देंगे भाई साहब, कितना आएगा 6, 3 2 5 1। मतलब इनका गुणनफल मल्टीपल करने पर कितना प्राप्त हुआ, 156। 12 गुणा 13 की गुणा की 156 एक नंबर प्राप्त हुआ। और अंतिम दाईं ओर अंतिम अंक कौन है, इकाई का अंक है, यानी कि 6 इकाई का अंक है। 12 गुणा 13 में ऐसा बता देंगे। क्या इतना भी सरल प्रश्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाकर सीख लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर एक नंबर चलो और लेकर देखते हैं, चलो एक 3 अंकों की संख्या लेकर देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 123 गुणा 121, इसमें इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो फिर अभी जितनी आपने बात सीखी है उसके आधार पर आप यही कहना चाहोगे कि सर हमको एक नंबर दीजिए और उसमें हम इकाई का अंक बता देंगे। जो लोग नए हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, है ना, तो फिर उस कंडीशन में आप वही चीज अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कि 123 और 121 की गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर एक कांटा लगाएंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, दोहरिया हो जाएगा, फिर 2 कांटे लगाएंगे तो तेहरिया गुणा हो जाएगा। 2 3 6 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर 1 से गुणा करने से पहले एक और यहाँ पर 2 कांटे लग जाएंगे। अब 1 3 3, 1 दूना 2 और 1 एकम 1, और फिर भाई साहब जोड़ लेंगे।
जोड़ने पर प्राप्त होगा, यहाँ 3 आएगा भाई साहब, यहाँ कितना आएगा भैया 3 आएगा, और 6 2 8 आएगा, और 4 3 7, 7 1 8 आएगा, 2 2 4 और 1। इनकी गुणा करने के बाद में 1 4 8 8 3 इतना प्राप्त हुआ। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं गुणा सही हुई है, कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 की गुणा 3 में 3 आएगा, 1 की गुणा 2 में 2 आएगा, 1 की गुणा 1 में 1 आएगा, 1 कांटा लगाया, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 कांटे लगाए, फिर 1 3 3, 1 दूना 2, फिर जोड़ा 3 आएगा, 6 2 8 आएगा, 4 3 7 1 8 आएगा, 2 2 4 1। यानी कि 123 गुणा 121 की हमने गुणा की और एक नंबर प्राप्त हुआ, क्या 14 88 3। तो इसमें इकाई का अंक कौन कहलाएगा, 3 कहलाएगा। कहने का मतलब अब यहीं पर एक चीज सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी तक आपको एक बात बताई कि किसी भी नंबर में दाईं और अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। फिर हमने आपको एक गुणनफल दिया 2 नंबर का, 2 अंक, 2 अंक की संख्याओं की दो को गुणा में कहा कि इनका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा सर जितनी बात सीखी अगर उसके आधार पर किया जाए तो 12 गुणा 13 की गुणा करेंगे और एक नंबर प्राप्त होगा, उस नंबर में अंतिम अंक इकाई का अंक होगा। फिर हमने 3 अंकों की 2 संख्याएं ली, फिर हमने कहा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो आपने क्या किया, 123 गुणा 121 करके 14 88 3 ज्ञात किया, जो कि 123 गुणा 121 का गुणनफल है। और जितनी बात जानी है आपने उसके आधार पर मेरे भाई इकाई का अंक क्या बता दिया, 3 बता दिया और यहाँ 6 बता दिया। मैं फिर आप यही कहेंगे कि क्या प्रश्न ऐसा होगा, आप नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कि प्रश्न ऐसा नहीं होगा। अभी 2 अंकों की संख्या ली तो बड़ी आसानी से आप गुणा कर पा रहे थे, फिर हमने 3 अंकों की 2 संख्या ली तो भी थोड़ा मुश्किल हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए मैं 4 अंकों की संख्या ले लूं और 4 बार ले लूं या 3 बार ले लें और फिर आपसे कहें कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसा प्रश्न होगा। इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो क्या आप ये बात फिर से फॉलो करेंगे क्या कि एक नंबर हमको दीजिए और उसके बाद में जो अंतिम अंक, दाईं और अंतिम अंक होगा संख्या में, उसे इकाई का अंक कहेंगे। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, एक नंबर बना रहे थे, और ये बात आप जानते हैं किसी नंबर में इकाई का अंक आपके लिए पहचानना बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि दाईं ओर आप जा रहे थे, अंतिम अंक को इकाई का अंक बता रहे थे। फिर 123 121 में हमने पूछा कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 123 121 की आप गुणा की, 14 88 3 प्राप्त हुआ। आप दाईं और जा रहे थे, अंतिम अंक को इकाई का अंक बता रहे थे। लेकिन अब की बार 48 671 गुणा 56 71 गुणा 67 813 गुणा बराबर हमने पूछा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। भाई साहब आप देख रहे हो कि इनकी गुणा करने में भाई आपको हालत खराब हो जाएगी। तो फिर सर क्या तरीका रहेगा, आइए आप एक नई बात सीखते हैं। नई क्या होगी, अभी इसके आधार पर नहीं है, जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं, जितना बताया है उसके आधार पर नई बात है। क्या नई बात है, फिर से हम वापस से अपनी चीजों पर वापस चलते हैं। अगर हम इकाई का अंक इसमें और इसमें किसी और तरीके से निकालना चाहें तो वो तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूं, बड़ी आसानी, अच्छी तरीके से समझिएगा। जब किसी भी हम नंबर की किसी दूसरे नंबर, यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या ये और 2 अंकों की एक संख्या ये, जब हम इन दोनों की गुणा कर रहे थे तो ये दोहरिया गुणा कहलाएगा। कौन सा गुणा भैया, दोहरिया गुणा कहलाएगा। और आप एक चीज नोटिस करिए ये कि जब हम 3 दूना 6 किए और एक अंक की जब इन दोनों में पहाड़ा पढ़े तो 36 आया, फिर हमने गुणा लगाया, तभी तो हम दूसरे अंक से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, है ना। ये तो 2 अंक की संख्या हो गई। अगर 3 अंक की संख्या है तो पहले इससे पहाड़ा पढ़े तो ये आया, फिर एक कांटा लगाया, तब इससे स्टार्ट किया। अगली बार इससे पढ़ने से पहले 2 कांटे लगाए। अगर एक और नंबर होता तो 3 कांटे लगाते। कितने कांटे लगाते, 3। और इन कांटों का मतलब 0 होता है, इन कांटों का मतलब 0 होता है। तो इनसे क्या सीखने को बात मिल रही मेरे भाई, इनसे सीखने को ये बात मिल रही है, जब किन्हीं 2 संख्याओं, जब हम किसी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए चलते हैं तो उसमें उन संख्याओं में जो इकाई का अंक होता है
हमारा पूरा का पूरा इकाई का अंक उनके इकाई के अंक पर डिपेंड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुणनफल में भाई साहब कांटा लगता ही चला जाता है। अगली बार 2 लगेंगे, अगली बार 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। यहाँ पर 2 लगे हैं, अब की बार 2 लगे हैं, अब की बार 3 लग जाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भाई साहब ये दोहरिया गुणा है, अब इसके नीचे कभी कोई नंबर नहीं आने वाला इस कांटे के नीचे, और जब इस कांटे का मान 0 होता है और इसके नीचे कभी भी कोई नंबर नहीं आने वाला है, तो क्यों ना जिन संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं उनके इकाई के अंक को पकड़कर गुणा करा दें, 2 3 6, और जो आएगा वही इकाई का अंक होगा। ऐसा इसलिए संभव है कि जब आप दोहरिया गुणा करेंगे तो एक कांटा लगा के जोड़ना पड़ता है, यानी कि इसके साथ 0 को जोड़ना पड़ता है, जो कि ये नहीं बदलता है। अगर 3 अंकों की संख्या होगी तो भाई साहब एक कांटा लगा, फिर अगली बार 2 लगेंगे। अगर 4 अंकों की संख्या होगी तो अगली बार 3 कांटे लगेंगे, लेकिन उसके नीचे हमेशा कांटे प्राप्त होंगे जिसका मान 0 होता है। इसीलिए इस नंबर में कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है, ये नंबर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो क्यों इतनी लंबी हम गुणा करें और ये नंबर ज्ञात करें? क्यों ना संख्या के इकाई के अंक को पकड़कर गुणा करा दें और जो आ जाए वही इकाई का अंक होगा। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, फिर से समझ लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 12 गुणा 13 है, अगर 12 गुणा 13 के अलावा भी कुछ होता तो 156 में उस नंबर से हम गुणा करते तो भी 6 ही से तो गुणा होती और एक कांटा प्राप्त होता, फिर जोड़ देते। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, 2 से समझा दे रहे हैं। जैसे कि दोहरिया गुणा है, अब यहाँ एक कांटा आया, अगर तेहरिया होती तो 2 कांटे आते। मेरा कहने का मतलब ये है, अब इस कांटे के नीचे कांटे प्राप्त होंगे और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है यही इकाई का अंक होता है, और जुड़ने पर यही तो नीचे आएगा, यही इकाई का अंक होगा। तो फाइनल बात, अब जैसे ये तेहरिया गुणा था, 3 अंकों की संख्या के साथ गुणा था, देखो यहाँ एक कांटा लगा, अब अगली बार 2 लगे। अगर ये 4 अंकों की होती तो अगली बार 3 कांटे लगते, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखा है ना, इसके साथ सिर्फ कांटा ही जुड़ता और कांटे का मतलब 0 होता है। तो इन संख्याओं में हम इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये सीखेंगे, अपने दिमाग में ये बात घुसा लीजिए, डाल लीजिए, घुसा के बंद कर लीजिए, ताला डाल दीजिएगा, निकलने ना पाए, कि जब हम किसी भी तरीके की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कर रहे होते हैं, चाहे इकाई का अंक घात में क्वेश्चन हो, चाहे जोड़ घटाना गुणा तीनों पर एक साथ हो, उस सवाल में हमें केवल संख्या के जो इकाई का अंक होगा उससे मतलब होगा, बाकी जो आगे नंबर लिखा होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा इसलिए संभव है, आगे नंबर वाले से मतलब इसलिए नहीं होगा, ऐसा इसलिए संभव है कि जब उनकी गुणा करते हैं 2 अंक की होगी, 3 अंक की होगी, तो सिर्फ कांटों की संख्या बढ़ती चली जाती है, कुछ नहीं। एक बार जो 3 और 1 में गुणा कराने पर जो इकाई का अंक, जो नंबर प्राप्त हो जाएगा वही इकाई का अंक होगा। एक बार 2 और 3 में जो गुणा करने पे अंक प्राप्त हो जाएगा वही इकाई का अंक होगा। तो हमको 12 गुणा 13 में गुणा ना करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए था कि जब हमसे कहा गया कि 12 गुणा 13 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इनका इकाई का अंक उठाइए और इनका इकाई का अंक उठाइए, और बीच में अगर गुणा लगी है तो गुणा लगा दीजिए भाई साहब, और 3 दूना मेरे भैया कितना हो जाएगा 6, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो केवल एक ही बात याद कर लीजिए और रट लीजिए कि जब हम किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो नंबर चाहे जितना बड़ा हो भैया, नंबर चाहे जितना बड़ा भी हो, उसका केवल इकाई का अंक उतारेंगे। बीच में गुणा लगी है तो गुणा लगाएंगे भैया, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे भैया, उसके बाद में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और दूसरी संख्या का भी इकाई का अंक उतार लेंगे। अगर बीच में गुणा लगी है तो दोनों की गुणा करा देंगे, अगर बीच में प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर बीच में माइनस का निशान है तो दोनों को घटा देंगे, और आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा। धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे।
जैसे अगर इस सवाल में हमसे इकाई का अंक पूछा जाता तो भाई साहब इससे हमें कोई ना मतलब होता, और इसके इकाई का अंक 3 है, बीच में गुणा लगी है, लगा दिया भैया। इसके इकाई का अंक 1 है और 3 एकम 3, जो कि इकाई का अंक बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता, जो कि हमको इतनी गुणा करने के बाद लाए थे, जो हम इतनी गुणा करने के बाद लाए थे। कहने का साफ मतलब है कि इकाई का अंक पकड़ो, बीच में गुणा हो, गुणा कर दो, और जोड़ो तो जोड़ दो, और घटाना हो तो घटा दो। फिर इसका कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल, ये इतना बड़ा नंबर है, मैंने कहा किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी पूरा नंबर छोड़ दो, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर ही जाओ, और किसी संख्या में इकाई का अंक आप बड़ी आसानी से जानते हैं। दाईं ओर अंतिम अंक, इसके इकाई का अंक 1 है, बीच में गुणा लगी, लगा दीजिए। इसके इकाई का अंक भी कितना है भाई साहब? 1 है, बीच में गुणा लगी, लगा दीजिए। इसके इकाई का अंक कितना है? 3 है। अब गुणा कर लेंगे, 1 गुणा 1 1, और 1 गुणा 3 3, मतलब इनकी गुणा करने पर आपस में इकाई का अंक 3 आएगा। ऐसा मेरे भाई इसलिए संभव है कि जब इसकी 1 की गुणा 1 से होगी, तो जब एक बार नीचे कांटा लग जाएगा ना, एक बार जब कांटा लग जाएगा तो अगली बार जितने भी बड़ी गुणा हो रही हो, यहाँ पर मान लो इनकी गुणा कराने पर 1 आ गया है, जब जितने भी अंक से आप गुणा कराएंगे बाद में जोड़ेंगे तो भाई साहब ये 1 ही तो प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा ना। 1 प्राप्त करने के बाद फिर ये यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होगा, फिर आप इसकी गुणा इससे करवाने जाओगे, और जब 1 प्राप्त होगा तो इसकी गुणा जब आप 3 से कराओगे तो भाई साहब 3 प्राप्त होगा, फिर कांटा लगते चले जाएंगे, और फाइनल आप जब जोड़ोगे तो फाइनल ये वाला 3 ही तो इकाई का अंक होगा जो नंबर के साथ आ रहा होगा। ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इतना याद कर लीजिए क्या, कि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो उस संख्या के इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी किसी से नहीं होता। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं समझाने के लिए, 124 गुणा 121 गुणा 123। अगर आप एक बार और प्रयास करेंगे, जिन लोगों को नहीं आया है वो लोग देख लें, अब फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी जो बात सीखी उससे तो साफ मतलब यही है कि किसी संख्या में इकाई का अंक निकालना है तो भैया संख्या का इकाई का अंक उतारो, बीच में गुणा है, फिर इस अगली संख्या का इकाई का अंक, केवल इकाई के अंक से ही मतलब बचता है, और गुणा करा दो। 4 एकम 4, 4 प्राप्त होगा, इस 4 की गुणा यहाँ, 4 3 12, पूरा ये 12 आ गया। 12 थोड़ी ना इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक 1 होता है। इकाई का अंक कितना होता है? 1 अंक होता है, 1 नहीं होता है। तो यहाँ पर 12 में कितना है? तो इसका इकाई का अंक भाई साहब 2 आएगा। इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 2। अगर आप उस बात की तरीके से करते हैं तो मैं आपको समझा दूं आप क्या करते हैं। आप 124 की गुणा पहले 121 से करते हैं, और 1 चक्कू 4 होता, अगली बार आप कांटा लगाते फिर 2 से सबको करते, फिर अगली बार 2 कांटे लगाते तब 1 से करते। फाइनली जो भी नंबर मेरे भाई प्राप्त हो रहा होता वो यहाँ पर ही जोड़ के तो आता, यहाँ वो अंक होते कि नहीं। और इन दोनों की गुणा करने पर मान लो ये अंक प्राप्त हुआ, ये आगे कौन है नहीं मालूम है, अभी तो गुणा ही नहीं की तो क्या है। फिर आप 123 उतारते भाई, फिर आप क्या उतारते? 123 उतारते, और फिर आप इसकी गुणा इससे करते। तो फाइनली देखो आप इससे गुणा करते, इसकी नहीं। 4 तियां 12, 4 तियां 12, फिर कोई नंबर प्राप्त होता चला जाता जो भी इसकी गुणा करते। फिर आप कांटा लगाते, फिर इसकी गुणा करते 2 की, फिर आप 2 कांटे लगाते भाई साहब, फिर किसकी गुणा करते? इसकी, और फिर आप फाइनली जोड़ते तो भाई ये 2 तो जुड़ता है, यहाँ पर तो 2 ही तो आता कि नहीं आता। मतलब इसकी गुणा इसमें करते तो इकाई का अंक एक नंबर 4 आता, फिर वो जो नंबर बनता ना, अभी तो 123 बचा है तो 123 की गुणा करते उस नंबर में, तो 4 तियां 12 का 2 हासिल आया 1, आगे गुणा करते जाते। लेकिन मेरे भाई अब कांटे लगते चले जाएंगे, जितने भी अंकों की गुणा होगी, 4 अंक के साथ हो, 5 6 7 10 के साथ हो, कांटे ही तो बढ़ेंगे, तो फाइनली 2 का 2 ही तो बचेगा। तो नतीजा क्या निकल के आया कि इस 4 की
इसमें गुणा कराओ जो प्राप्त हो, उस 4 के अगले इकाई के अंक में कराइए जो प्राप्त हो। अगर वो 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक अंतिम अंक क्या इकाई का अंक बता देना है। आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भैया। अब मान लो इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछे, इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछे तो आप क्या करेंगे? इकाई का अंक भाई साहब 8 उतार लो, इकाई का अंक भाई साहब 7 उतार लो, इकाई का अंक 1 उतार लो, इकाई का अंक 3 उतार लो। ये बात मैं बता चुका हूँ कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मेरे भाई किसी नंबर, जब बहुत सारे नंबर गुणनफल में या जोड़ या घटाना या किसी चीज़ में दिए होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखो और आपका इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। बाकी जो आगे अंक लिखे हैं 10th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, सॉरी यूनिट प्लेस से मतलब होता है 10th प्लेस से मतलब नहीं होता है, उसके आगे जो 100 पे लिखा है, 1000 पे लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 7 अठे 56, 56 का 56 आ गया। अब इसमें भी इकाई का अंक ही आपको उठाना है। इस 6 की गुणा फिर यहाँ होगी, फिर 6 तियां 18 होगा और 18 में इकाई का अंक कितना आप बता देंगे? 8। मतलब अगर किसी 2 अंकों को भी गुणा करने पर वो 2 अंकों की बन नहीं है तो उसमें जो इकाई का अंक उससे गुणा कराइए, है ना। जैसे कि 8 सत्ते 56 बना, तो 56 में हम 6 से अगले नंबर में गुणा कराएंगे, ना कि पूरे 56 में कराएंगे। फिर 8 6 तियां 18 बना और इसमें जो इकाई का अंक वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही बात अब इतने बड़े बड़े नंबर में कोई गुणा कराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब साफ हो गया कि अगर आपके पास कोई नंबर होता है, वो चाहे 4 नंबर हो, है ना, और कोई भी तरीके का ना FGH कैसे भी हो आई, इसमें इकाई का अंक अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो जो अंतिम अंक होता है ना, अंतिम अंक, उनकी गुणा करिए और आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर आएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम अंक में गुणा करिए। अगर आप 1-2 चीज़ें और देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ऐसी जोड़ में काम करती है? बिल्कुल करती है भैया। जैसे एक प्रश्न मैं ले लेता हूं, 114 प्लस 123, मैं आपसे पूछूं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप मान लो वही बात कर रहे हैं कि भैया इनको जोड़कर एक नंबर बना लो और इकाई का अंक बढ़, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा है। जब गुणा लगी थी तो जो गुणा कर रहे थे, अब प्लस लगा है, इकाई का अंक पूछे, इसमें इकाई का अंक पूछे, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 और 2 1 3 और 1 1 2, यानी कि इनका जोड़ कितना प्राप्त हुआ भैया? 237 प्राप्त हुआ। और इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन क्या वो तरीका काम कर रहा है? कौन सा? कि किसी भी सवाल में अगर आप इकाई का अंक ज्ञात करने गए हैं तो उस सवाल में जो नंबर होंगे उसमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखा जाएगा और किसी से मतलब नहीं रखा जाएगा। बीच में प्लस लगा दो। इसके इकाई का अंक 4, बीच में क्या लगा? प्लस। इसके इकाई का अंक 3। ये बढ़िया बात है, ये तो 7 आ गया। ये जोड़ने के बाद 7 आया, ये ऐसे ही आया। इसका मतलब अगर कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है, बहुत सारे नंबर लिखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके इकाई के अंक को उठाना है और इकाई का अंक बता देना है। यहाँ से 1 उठाएंगे, बीच में प्लस लगा, यहाँ से 8 उठाएंगे, बीच में प्लस लगा, यहाँ से 3 उठाएंगे, बीच में प्लस लगा, यहाँ से 5 उठाएंगे, बीच में प्लस लगा है 8 उठाया, आगे 3 उठाया, बीच में प्लस फिर 5 उठाया, बीच में प्लस फिर 4 उठाएंगे। बड़ी आसानी से इकाई का अंक बताएं। 4 5 9, 9 3 12 और 12 8 20 और 20 1 21। 21 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 21 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 हो जाएगा।
अब उम्मीद करते हैं कि जो संख्या गुणनफल में लिखी होंगी या जोड़ में या जोड़ घटाना दोनों में लिखी होंगी, अगर उन पर कोई क्वेश्चन आता है इकाई का अंक का, तो उम्मीद करता हूं कि आप मतलब उसे कर सकेंगे। तो फिर क्वेश्चन क्या केवल एक ही तरीके से आता है? बिल्कुल नहीं, एक तरीके से आता है। बताएं आपको कैसे आता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन एक ऐसा भी तरीका, जैसे ये एक तरीके से तो ये हो गया, ऐसे जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन होगा अगर आप बता रहे हैं वो कैसा होगा, 1 3 4 5 1 गुणा 6 3 3 3, कोई भी नंबर ले लो 6 5 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फिर से मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है मकसद वो सिर्फ यूपी टेट पास करना ही नहीं है, आगे सुपर टेट है। कभी भी दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट को काम चलाने के लिए मत पढ़िएगा दोस्तों, आपका ही नुकसान होगा उसमें। जब भी आप कोई चीज़ पढ़िएगा कम से कम उससे तो फुर्सत में आइएगा। फुर्सत का मतलब ये कि मान लो यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपना 1 घंटा समय ज़्यादा देकर यूनिट डिजिट पढ़िए, 2 घंटा समय ज़्यादा दिन देकर पढ़िए, पूरा 1 दिन चाहे पढ़ लीजिए। कम से कम यूनिट डिजिट के बारे में जो पॉइंट हैं वो तो निकल कर आपके सामने आ जाएं और वो अपनी कॉपी पे भाई साहब आप नोट कर लें। तो बार बार ये दिक्कत जहमत नहीं करनी पड़ेगी आपको कि आप यार उससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो ढूंढ रहे हैं बार बार, है ना, और उनको ढूंढने में दिक्कत होती है, फिर आपका उतना ही समय जाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिएगा कि यदि आपने यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा है पहले तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़िएगा, जितना भी समय लग जाए, लेकिन इसके बाद आपको यूनिट डिजिट सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सीख लेंगे, मैं ये जहाँ तक मेरा मानना है कि आप दोबारा काफ़ी समय तक नहीं भूलेंगे और बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको चीज़ों को बताने में इतना समय ले रहा हूँ, एक तो ऑनलाइन, दूसरा सारे पॉइंट बताने हैं ताकि आप कोई पॉइंट छूटे ना आप कुछ भूलें। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो केवल हर संख्या का जो इकाई का अंक होता है उसी से मतलब रखा जाता है, बाकी वाले से कोई मतलब नहीं होता। इसका रीजन वो कांटे वाली बात से गुणा कराते समय बता चुके हैं, जो कांटे की वजह से मतलब है, जो काटा है ना उसकी वजह से मतलब ये है। और बीच में जो चिन्ह लगा है वो ले लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें भाई साहब कोई समस्या नहीं है। बीच में सब में गुणा है, हम ले लेंगे 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 3 मेरे भाई 9 और 9 गुणा 9 मेरे भाई 81, 81 में 1। भाई साहब ऐसा प्रश्न होगा जिसको बड़ी आसानी से आप क्या करेंगे, वो जितना भी बड़ा नंबर है आगे नंबर काट देंगे सारे, यूनिट डिजिट उठाएंगे और बीच में अगर गुणा लगी है तो गुणा लगाएंगे और अगर जोड़ लगा है तो जोड़ लगाएंगे, अगर घटाना लगा है तो घटाना लगाएंगे। मिला के चीज़ें लगी है ना, मिला के लगा दो भाई साहब, कोई इशू नहीं है। फिर धीरे धीरे जो सवाल थे उनके आने का तरीका बदला। उनके आने का तरीका मेरे भाई कैसे बदला, जैसे लिख दिया 255 गुणा 255 गुणा 255 गुणा 255 गुणा 255 और जहां तक उसकी मर्जी आई वहां तक 255 लिखा। पेपर में नहीं लिखा भाई साहब, जब वो क्वेश्चन बना रहा था तब लिखा, ये मत सोचिएगा, पेपर में नहीं लिखा। ये बताते हैं क्यों नहीं लिखा। अभी तक आपको यही तो बताया कि गुणा में नंबर होगा, गुणा में भैया क्या होगा, नंबर होगा और उसका इकाई का अंक पकड़ना है और आपको क्या बता देना है
बीच में गुणा है तो गुणा लगा के उस सबकी गुणा कराकर जो नंबर प्राप्त हो उसमें भी इकाई का अंक बता देना, यही तो बताया। ये बात उसने क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर ने अपनी कॉपी पर लिखा, जहां वो बैठा बैठा क्वेश्चन बना रहा था। क्या लिखा कि अगर बार बार नंबर्स को बदल बदल कर ना एक ही नंबर को गुणे में दे दिया जाए तो उससे सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, क्वेश्चन का रूप मेरे भाई बदल जाएगा। कैसे? गुणा में घाते जुड़ती हैं। अगर मैं पूछूं 255 की पावर कितनी है तो भाई साहब आप 1 बताओगे। कितना बताओगे मेरे भैया? 1 बताओगे। तो 255 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि क्वेश्चन अब बदल कर नए फॉर्मेट में जो हो गया था वो 255 की पावर 1 2 3 4 5 ये हो गया था भाई साहब। और ऐसे लिखकर पूछ लिया इकाई का अंक ज्ञात करो। पहले ऐसे सवाल पूछा तो नंबर बदले होते थे भैया, नंबर बदले होते थे। अब ये समान तो है नहीं जो इनके जुड़कर कुछ पावर बन जाएगी। फिर उसने क्या किया, नंबर सेम लेकर देखा तो उसे एक सवाल पूछने का नया तरीका, नया लुक मिल गया, नया चेहरा मिल गया। क्या कि 255 को 5 बार गुणा में ना लिखकर सीधा प्रश्न क्या पूछ लिया जाए, 255 की पावर 5, 255 की पावर मेरे भाई 5। सवाल ये बन गया कि 255 की पावर 5, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो भैया इस सवाल को जब ये न लिखा मिलेगा आपको तो ये मिलेगा, तो इसको आप इसी नजर से देखोगे। इसको आप किस नजर से देखोगे? इस नजर से। कैसे कि 255 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है। तो इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं। 5 गुणा 5 25, और फिर 5 इसका उठाएंगे, 5 गुणा 5 कितना आएगा? 25। फिर इसका मेरे भाई 5 उठाएंगे, 5 गुणा 5 कितना आएगा? 25। और फिर इसका 5 उठाएंगे, 5 गुणा 5 कितना आएगा? 25। अंत में 25 आया और इसके इकाई का अंक मेरे भाई कितना बता देंगे? 5 बता देंगे। मैं बात फिर से बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट पर भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये फॉर्मेट भी आया। ये फॉर्मेट क्या है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट जो बदला वो ऐसा हो गया कि लिख दिया 226 की पावर 6 कर लेते हैं और लिख दिया इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन बदल गया? नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना है कि 226 को कितनी बार लिखा गया है भैया? 6 बार लिखा गया है। कितनी बार भाई साहब लिखा है? 226 को 6 बार लिखा गया है। हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 226 को भाई साहब कितनी बार लिखा गया है? फिर से एक बात बताता हूँ। मान लो आपका प्रश्न ये है, तो अगर आप अभी पहले वाले तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि पहले से ही जो हुआ है उसी पे काम किया जाए, तो इस बात का मतलब आप भाई साहब समझते हो। 226 की पावर 6 मतलब 226 को 6 बार लिखा गया है। 6 बार लिख दिया। 6 बार लिख दिया तो भाई साहब आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता है। 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, 6 बार फिर 6 भी हो जाएगा। 6 बार क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6। 6 बार 6 कैसे हो जाएगा? इसका इकाई का अंक उठाया, इसका उठाया, इसका उठाया, इसका उठाया, इसका उठाया, बीच में सब में गुणा लगी, गुणा लगा दी। अब कर क्या रहे हैं? 6 गुणा 6 36, और 6 गुणा 6 फिर 36। इसके इकाई का अंक उठाया 6 गुणा 6 फिर 36, फिर इसके इकाई का अंक उठाया 6 गुणा 6 फिर 36, फिर इसके इकाई का अंक उठाया 6 गुणा 6 और लास्ट में 36 प्राप्त हुआ। 36 में कितना इकाई का अंक बता दिया? 6। तो फिर से फाइनल होकर एक बात सुन लीजिए, डेडिकेट होकर, क्या कि इकाई का अंक सबसे पहले डेफिनेशन ये बताई थी आपको, संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक इकाई का अंक होगा। एक बात ये बताई थी। फिर 2 अंकों की 2 संख्याएं आपको गुणा में दी। फिर आपने ये कहा कि एक नंबर ज्ञात करिए सर
तभी जो एक नंबर प्राप्त होगा उसमें संख्या में दाईं ओर जो अंतिम अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। ये बात सिखाई। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई कि अभी 2 अंकों की संख्या है, सिर्फ 2 ही बार है गुणा में। अगर 2 अंकों की संख्या कहीं 6 बार फंस गई आपको गुणा में, तो क्या हर 2 अंकों की संख्या के साथ आप अगली संख्या की गुणा कराते घूमेंगे, जो कि इतना समय लेगा और जो गलत कर होने के बिल्कुल चांस है और जो असंभव भी है। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कांटे वाली बात बताई कि जब गुणा करते हुए जब एक कांटा लग जाता है तो फिर अगली संख्या से कराएंगे तो 2 कांटे लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, उसके नीचे कांटे आते जाएंगे, जितना भी बड़ा नंबर करते जाएंगे। फाइनली कहने का मतलब फिर ये निकला कि कांटे का मतलब 0 होता है, और जो एक बार उस कांटे के ऊपर नंबर आ गया है वही नीचे रहेगा और बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया था क्या, कि किसी संख्या में अगर आप इकाई का अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो केवल उसके इकाई के अंक से ही मतलब रखिए, बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज हमें कांटे ने सिखाई, कांटे से सीखे क्योंकि उसका मान 0 होता है। फिर वो चीज जब सीखी तो हमें एक ऐसा कई अंकों की संख्या गुणा में कई मिली, उन पर क्वेश्चन आया तो हमने उनके इकाई का अंक क्या किया, आपस में गुणा कर दी। फिर हमें पावर के केस में मिली। पावर के केस में सवाल कहीं दूसरी जगह से नहीं आया। मैंने कहा कि 226 को 6 बार वो ना लिखकर 226 की पावर 6 है, वो आपको ऐसा बता दिया कंफ्यूज करने के चक्कर में। लेकिन 226 की पावर 6 को सीधा सीधा आप क्या समझेंगे कि 226 मेरे भैया 6 बार लिखा है और उसके इकाई का अंक पकड़ के बार बार गुणा करा दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 226 की पावर अभी भाई साहब 6 है, तो क्या जब 60 या 600 हो जाएगा तो इकाई का अंक क्या ऐसे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब निकालेंगे। उसके लिए एक नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने गुणा करके इकाई का अंक बताना सीखा, जैसे सवाल ने अपना रूप बदला तो भाई साहब हमने एक नया तरीका सीखा। उसके बाद उस तरीके को यहाँ से नहीं कर पा रहे तो एक बात और आगे सीखेंगे। एक बात मेरे भैया आगे ये सीखेंगे कि जब हमें किसी भी सवाल में, किसी भी तरीके के सवाल में अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, अगर उसमें जितना बड़ा भी नंबर हो, अगर उसका जितना बड़ा भी नंबर हो तो उसमें केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है। अगर ये बात हम सीख चुके हैं, अगर कितनी भी बड़ा नंबर हो उसमें इकाई का अंक किसी भी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है तो बाकी वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल इकाई के अंक से ही मतलब होता है। और उसी को उतार कर हम सवाल करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि 226 की पावर 6, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 226 को आपने 6 बार लिखा था, फिर उसका इकाई का अंक आपने कितनी बार लिखा था? 6 बार। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं रहा। सीधा सीधा सवाल ये बन गया, सीधा सीधा सवाल ये बन गया। जब भी किसी संख्या में आप अंतिम अंक इकाई का अंक पकड़ने जाएंगे तो भाई साहब अब एक चीज सीखते हैं, जब भी किसी संख्या में आप इकाई का अंक पकड़ने जाएंगे तो वो लिमिटेड ही अंक होते हैं, अनलिमिटेड मेरे भाई नहीं होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी अंक में किसी संख्या में आप इकाई का अंक से मतलब रखते हैं, अगर आप उसको उठाकर सवाल हल करने जाएंगे तो वो अंक लिमिटेड हैं भाई साहब। 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा या 7 मिलेगा या 8 मिलेगा या 9 मिलेगा। किसी भी नंबर का हम इकाई का अंक ज्ञात करने चाहेंगे तो चाहे वो नंबर्स गुणा में हो, चाहे वो जोड़ घटाओं में हो, भाई साहब इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिल सकते आपको। बोलो मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। जब इससे ज़्यादा अंक नंबर नहीं मिल सकते तो क्यों ना एक चीज़ की जाए, इन नंबरों के जो अलग अलग नियम हैं उनको अलग अलग तरीके से बांट लिया जाए। जैसे
इन नंबरों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम 3 सेट में इन्हें डिवाइड कर लेंगे। कितने सेट में भैया? 3 सेट में। एक सेट नंबर ये हो जाएगा और दूसरा सेट नंबर ये हो जाएगा। एक सेट नंबर ये हो जाएगा 0, 1, 5, 6। इनको हम एक बार में पढ़ेंगे भाई साहब। 4 और 9 इनको एक बार में पढ़ेंगे। 2, 3, 7, 8 इनको एक बार में पढ़ेंगे। 3 सेट में डिवाइड कर लिया, 3 बार में पढ़ेंगे और इन तीनों की बढ़िया बढ़िया जानकारी सीखेंगे। ठीक, एक सेट उठा लेते हैं। कौन? 0, 1, 5, 6 ये सेट उठा लिया, इसके बारे में सीखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आराम से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, उस संख्या की जितनी भी पावर हो, उस संख्या की जितनी भी पावर हो, चाहे जैसी भी हो, उसके इकाई का अंक नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि अगर मैं लिख दूं कि 1210 की पावर 684 और मैं पूछूं इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब मेरे भाई आप यही तो कहोगे कि 1210 सर 1210 सर कितनी बार? 684 बार गुणा में लिखा है। 684 बार क्या लिखा है भाई साहब? 1210 लिखा है। ये सवाल यही तो है, ये सवाल यही तो है। 1210 की पावर 684 इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को ऐसे ही तो आप कहोगे कि 1210 कितनी बार लिखा है? 684 बार लिखा है। और अगर कोई चीज़ गुणा में लिखी है, हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, तो भाई साहब उसके केवल इकाई के अंक से ही हम मतलब रखते हैं। 0 गुणा 0 0 और 0 गुणा 0 0 और 0 गुणा 0 0। ऐसे ही 684 बार, ऐसे ही 684 बार क्या है? 0 की गुणा हम 0 में करेंगे और 0 ही प्राप्त होगा। यही कारण है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक भैया, जिसके इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसकी पावर चाहे जितनी भी लगी हो, आपको पता चले चाहे ना पता चले, सीधा यही बोल देंगे कि उसके इकाई का अंक भाई साहब नहीं बदलेगा और 0 रहेगा। अगर एक संख्या इस पे करके देखी जाए तो मान लो 121 लिखा है और यहाँ लिख दें पावर 501, तो आपसे पूछे कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 121 गुणा कितनी बार? 501 बार 121 लिखा गया है। और जब इस फॉर्मेट को, इस सवाल को जब आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे बीच में गुणा लगी हो, चाहे जोड़ लगी हो, ये बात पीछे सीख चुके हैं कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, केवल इकाई के अंक से मतलब रखा जाता है। 1 में 1 से गुणा होगी 1 प्राप्त होगा, फिर 1 में 1 से गुणा होगी 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही 501 बार 1 में गुणा होगी और लास्ट में आपको क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो फाइनली यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये नियम बनकर, ये नियम पहले नहीं बना, पहले ये आया तब नियम बना।
मान लो ये नियम नहीं था, ये सवाल था, और इस सवाल को पहले वाले तरीके से कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद में इकाई का अंक पकड़ के गुणा की भाई साहब, तो 0 गुणा 0 0 0 गुणा 0 684 पावर है तो 1210 684 बार लिखा होगा, और 0 की गुणा भी 684 बार होगी। कितनी बार होगी? 684 बार होगी। ऐसे ही 121 की पावर 501, तो 121 को कितनी बार? 501 बार लिखा गया है। और इसमें 121 में 1 की गुणा बार बार इकाई के अंक से होगी, 1 से होगी, 1 से होगी, तो 501 बार 1 की गुणा 1 में कराई जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ऐसे ही मेरे भाई जब कोई 5 ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो भैया उसमें 5 की गुणा 5 से होगी 25 होगा, फिर 5 उठाएंगे, 5 की गुणा किससे? 5 होगी, फिर भी 25 होगा। ऐसे ही 6 का होता है 36 होता चला जाता है 36। चाहो तो एक देख लो, एक दिखा देते हैं, फिर नियम बता देते हैं। जैसे 6 का क्या रहेगा? मान लो 1236 कोई नंबर है और इसकी 448 पावर लगा दी, आपसे कहा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब मेरे भाई 1236 गुणा 1236 गुणा 1236 गुणा, और ये कह सकते हैं कि 448 बार 1236 लिखा गया है, क्योंकि पावर कितनी है? 448 है। अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इकाई का अंक पकड़ो, 6 गुणा 6 36, फिर इकाई का अंक पकड़ो, 6 गुणा 6 36, फिर इकाई का अंक पकड़ेंगे, 6 गुणा 6 36। ऐसे ही 6 गुणा 6 36 करते चले जाएंगे और इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, जो कि कितना रहेगा? 6 रहेगा। ऐसे 5 में वो भी होगा। तो एक बात समझ में आई, जब हमने उनको 3 सेट में डिवाइड किया तो 0 1 5 6, यानी कि इनमें कोई भी ऐसा नंबर जिनके इकाई का अंक 0 1 5 6, उनकी पावर चाहे जितनी भी हो, चाहे जैसी हो, सम हो विषम हो, तो क्या करना पड़ेगा? उनके इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जहां पर जहां लिखे दे रहे हैं, जहां n जितनी बड़ी घात हो, इवन यानी कि सम, ऑड यानी कि विषम, कुछ भी हो दोनों में से, नियम कैसे बनेगा? मान लो भैया कोई ये नंबर लिखा है, यहां पर अंक दिए जाएंगे और उसके इकाई का अंक कितना होगा भाई साहब? 0 हो जाएगा, और उसकी पावर n लगा दी। n का मतलब चाहे जितनी बड़ी पावर हो, चाहे जैसी पावर हो, n का मतलब ये है चाहे जितनी बड़ी पावर हो, चाहे जैसी हो। n का मतलब ये है कि चाहे जितनी बड़ी पावर हो, चाहे जैसी हो। n का मतलब क्या है भाई साहब? चाहे जितनी बड़ी पावर हो, चाहे जैसी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, आप 0 ही बताइएगा। बहुत बड़ी संख्या मान लीजिएगा, उसके इकाई का अंक 0 होगा ना, 0 रहेगा, पावर चाहे जितनी बड़ी हो। ऐसे ही दूसरा उठा लेंगे, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर के इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर चाहे जितनी चाहे जैसी, मतलब सम विषम कोई दोनों में से है, तो इकाई का अंक मेरे भाई नहीं बदलेगा। उसके बाद में चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, यदि उस संख्या के इकाई का अंक 5 है, उसकी पावर चाहे जितनी भी लगी हो, सम विषम कैसी भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, 5 ही रहेगा। ऐसे ही चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उस नंबर के इकाई का अंक 6 है और उसकी पावर चाहे जैसी भी लगी हो, चाहे जितनी भी लगी हो, तो भाई साहब उसके इकाई का अंक नहीं बदलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, यहाँ पर आसानी से चीज समझ में आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। जैसे 1255 की पावर 661 प्लस 1336 की पावर 1200, आपसे कहे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मान लो आपका ये क्वेश्चन है, आपसे कहे भाई साहब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो जैसे ही भैया आपने देखा, आप इसको एक सवाल, आप इसको एक चीज देखो और इसको एक चीज देखो, बीच में प्लस लगा है, इसको देख लो, लिखा है 1255 661 बार, 1255 661 बार।
1255 को जब गुणे में 661 बार लिखेंगे और बार बार 5 की गुणा 5 से कराएंगे तो 55 25 5 ही प्राप्त होगा, या तो ये बात और या तो ये बात। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक 5 है, चाहे जैसी पावर लगी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, तो इसके इकाई का अंक 5 होगा मेरे भाई। बीच में प्लस लगा लो। इसके इकाई का अंक 6 है, 6 में भी नहीं बदलेगा, तो इसके इकाई का अंक भाई साहब कितना है, 6 होगा। बता दिया ना, चाहे जितनी बड़ी चाहे जैसी पावर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे का इकाई का अंक 5 आया, इस पूरे के इकाई का अंक कितना आया, 6। बीच में प्लस का निशान लगा दिया और 6 5 कितना हो जाएगा, 11। और 11 में इकाई का अंक कितना आएगा, 11 में इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो बड़ी आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं। धीरे धीरे इसी चीज़ पर जो है मेहनत करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। मेरे द्वारा किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना या कम करना हो, या जो भी आपकी राय हो, आप बता सकते हैं उसमें से, ताकि मुझे पता चल पाए। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल में 3 चीज़ें हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। चलो मैं लाइक नहीं कहूँगा, पहले 2 चीज़ें बताता हूँ, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बस। लाइक वाला बाद में देख लेंगे। अगर मन कर रहा है तो कर भी दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये विनम्र निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हम ऐसे ही मेहनत करके पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे इससे भी ज़्यादा करें। जैसे जैसे चीज़ों को हम जितना करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करेंगे, कोशिश करेंगे। सीखने और सिखाने का काम जारी रहेगा। और हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो गायत्री सक्सेस मंत्रा के नाम से है, जो कि मेन बालागंज चौराहा लखनऊ में है। मेन बालागंज चौराहा भगवान शनिदेव का मंदिर है, उसके पीछे हमारी जो ऑफलाइन बैचें हैं वो चलती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले।